गुड मॉर्निंग बच्चों। केमिस्ट्री क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन हम पहले भी स्टार्ट कर चुके थे और इसके 2 वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ जिनमें आपने अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में काफ़ी डीपली पढ़ा है। आपने काफ़ी डीपली मैंने उसमें बताया है आपको। और साथ साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि बच्चों ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आती हैं और इसलिए मैंने उसको काफ़ी जो है विस्तार से उसमें बताया था। तो इसके आगे ये तीसरा वीडियो है और इसमें मैं आपको जो है बाकी चैप्टर में जो कुछ है उसके बारे में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक यही है, गैसों की द्रवों में विलेयता। तो किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन जो दिए हुए ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है, गैस की विलेयता कहलाता है। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जो है, टेम्परेचर आपका होता है स्टैंडर्ड 273 केल्विन और प्रेशर जो होता है वो आपका होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 273 केल्विन ताप पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी भी विलायक में किसी भी विलायक के एक यूनिट में या एक इकाई आयतन में, एक इकाई आयतन का मतलब 1 लीटर भी हो सकता है, 1 मिलीलीटर भी हो सकता है, एक इकाई आयतन में जितनी भी गैस घोली जा सकती हैं वो गैस की विलेयता कहलाती है। यानी किसी विलायक के 1 लीटर या 1 मिलीलीटर आयतन में गैस की कितनी मात्रा घुल सकती है वो गैस की विलेयता कहलाती है। अब गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो पहला कारक आप सब लोग लिखेंगे गैस तथा विलायक की प्रकृति, यानी आपकी गैस किस प्रकार की है, गैस का नेचर कैसा है और जिस विलायक में आप गैस को घोलने जा रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, क्योंकि समान समान को घोलता है। तो अगर गैस और विलायक जो दोनों हैं एक ही प्रकृति के होंगे तो वो आसानी से घुलेंगे। जैसे H2O2 N2 ये गैसें जो हैं ये जल में कम विलेय होती हैं और CO2 HCl NH3 ये जो गैसें हैं जल में अधिक घुलनशील होती हैं। क्योंकि जल एक ध्रुवीय विलायक है तो ऐसे पदार्थ, ऐसे अणु या ऐसी गैसें जो जल के समान ध्रुवीय होंगी वो जल में आसानी से घुलेंगी और जो ध्रुवीय नहीं होंगी वो जल में कम घुलेंगी। तो गैस तथा विलायक की प्रकृति जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी गैस की विलेयता को बताने के लिए या प्रभावित करने के लिए। दूसरा जो टर्म है, जो दूसरा फैक्टर है जो विलेयता को प्रभावित करता है, गैसों की विलेयता को प्रभावित करता है, वो होता है आपका ताप। तो बच्चों सामान्यतः जो होता है ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घट जाती है। जनरली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसें जो हैं घुलनशील नहीं हो पाती हैं और अच्छे से जो हैं वो विलयन नहीं बना पाती हैं, विलयन में अच्छे से या विलायक में अच्छे से नहीं घुल पाती हैं। कहीं कहीं थोड़ा सा एक्सेप्शन भी हैं, कुछ अपवाद हैं, जैसे हाइड्रोजन है और अक्रिय गैसें हैं। ये इनको जब घोला जाता है विलायक में तो ताप बढ़ाने पर इनकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। अपवाद हर कहीं होते हैं। जनरली आप ये मानेंगे कि जब ताप बढ़ाया जाता है तो जो आपकी गैसें हैं वो और ज़्यादा रैंडम मूवमेंट करने लगती हैं और उनकी विलेयता जो है कम हो जाती है। सामान्यतः गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हाँ, कुछ गैसें जैसे मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन और अक्रिय गैसें जो हैं
जब इनको घोलने के लिए ताप दिया जाता है, ताप को बढ़ाया जाता है, तो ये ज़्यादा घुलनशील हो जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी जो अन्य गैसेस होती हैं उनको घोलने के लिए अगर आप ताप को बढ़ाएंगे तो उनकी घुलनशीलता, उनकी विलयता घट जाएगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें आता है दाब। तो आप हमेशा याद रखेंगे गैसों के केस में, ये सिर्फ गैसों के केस में है बच्चों, ठोसों के केस में या द्रवों के ऐसे नहीं, गैसों की द्रवों में विलयता के केस को ये डिफाइन कर रही हैं, ये जो टर्म्स हैं। तीसरा नंबर जो है दाब का प्रभाव, तो दाब बढ़ाने पर गैसों की विलयता हमेशा बढ़ती ही है। दाब बढ़ाने पे गैसों की विलयता हमेशा बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है इसको डिफाइन करने के लिए हेनरी ने नियम दिया था। यही दाब का गैसों की विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हेनरी ने नियम दिया था, जिसे हेनरी का नियम हम कहते हैं। और हेनरी का नियम एक इम्पॉर्टेंट आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट हेनरी का नियम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कभी ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि हेनरी का नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं, और 3 नंबर में कभी कभी इसके अनुप्रयोग पूछा जाता है। तो ये इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी इम्पॉर्टेंट है। तो हेनरी का नियम हम पढ़ते हैं। हेनरी ने क्या कहा, देखिए हेनरी ने कहा कि स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुला गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में गैस के दाब के समानुपाती होता है। सरल भाषा में हम कहें तो हेनरी ने कहा कि अगर आपको कोई गैस किसी विलायक में घोलनी है तो जितना ज़्यादा दाब आप गैस के ऊपर लगाएंगे उतनी ही अधिक मात्रा में वो विलायक में घुलेगी। यानी जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाइड करेंगे उतना ज़्यादा द्रव्यमान गैस का घुलेगा। यदि निश्चित ताप पर साम्य दाब P पर किसी द्रव के दिए गए आयतन में m ग्राम गैस घुली हुई हो, या हम कहेंगे कि अगर P से प्रेशर, तो P दाब हम लगा रहे हैं किसी गैस पर, और P हम दाब लगा रहे हैं किसी गैस पर, तो M वो द्रव्यमान है जो दाब लगाने पर घुलेगा। तो जितना आप P लगाएंगे यानी जितना आप प्रेशर लगाएंगे उतना ही M का मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान, उतना ही द्रव्यमान गैस का विलायक में घुलेगा। बच्चों साम्यावस्था यहाँ पे दिया गया है। साम्यावस्था का मतलब होता है कि वो अवस्था जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होती हैं। यानी अभिक्रिया की जो दर होती है, आगे जाने वाली अभिक्रिया की दर और पीछे आने वाली अभिक्रिया की दर जो है बराबर होती है, उसको हम साम्यावस्था कहते हैं। तो हेनरी ने कहा कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी M समानुपाती होगा P, जहाँ पे M आपका जो है वो गैस का द्रव्यमान है और P जो है गैस पर लगाया गया दाब है। अब क्योंकि समानुपाती का निशान जो है हमें हटाना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ स्थिरांक लिया जाता है। तो हेनरी ने इसको M बराबर लिखा KH गुणा गए P। यहाँ पे KH एक स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं, और हेनरी ने यही हमें बताया कि जितना ज़्यादा दाब आप गैस पर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा द्रव्यमान जो है